जब भी किसी तत्व के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करोगे तो उसे बोलेंगे ग्राम परमाणु। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, देखो 1 ग्राम परमाणु बराबर क्या होगा, 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु बराबर होगा 1 मोल तत्व। बहुत आसान सिंपल भाषा में, यानी ये जो तत्व का मोल लिखो 1 मोल, यही तत्व है परमाणु, राइट। इसी को बोलते हैं कि ये ग्राम परमाणु हो गए, यानी परमाणु यानी तत्व के द्रव्यमान को हमने किसमें व्यक्त किया है, ग्राम में। तो जैसे कि आपको पहले से पता है मोल क्या है भाई, मोल 1 मोल में इतने कणों होते हैं, अवयवी कण। अगर तत्व होगा तो उसमें परमाणु होंगे, यौगिक होगा तो अणु होंगे, आयन होगा तो आयन होगा। जैसे 1 दर्जन में 12 होता है, उसी तरह 1 मोल में इतने अवयवी कण होंगे, जो कि एवोगाड्रो संख्या कहलाती है, इसका मान निश्चित होता है। चलिए, तो 1 ग्राम परमाणु का मतलब 1 मोल तत्व। देखिए गौर से ध्यान दीजिए, अगर आपसे बोला 1 ग्राम परमाणु C बराबर कितना, 1 ग्राम परमाणु C मतलब 1 ग्राम परमाणु कार्बन बराबर कितना, तो 12 ग्राम। कितना ग्राम, 12 ग्राम। तो 1 मोल कार्बन में भी तो 12 ग्राम होता है। तो 1 मोल अगर कार्बन मोल होता तो, या 1 ग्राम परमाणु कार्बन बोलो, सेम हो गया। यही अगर आपसे बोले, ध्यान दीजिए, 5 ग्राम परमाणु, 5 ग्राम परमाणु C बराबर कितना होगा, तो भाई मेरे 1 मोल यानी 1 ग्राम परमाणु कार्बन 12 ग्राम होता है, तो 5 ग्राम परमाणु कार्बन बराबर कितना होगा, 5 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। लेकिन ध्यान रखिएगा ग्राम में रहना चाहिए। तो जब भी तत्वों के द्रव्यमान को आप ग्राम में व्यक्त करोगे, जब भी तत्वों के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करोगे, यानी तत्व में परमाणु है, परमाणु के द्रव्यमान को आप ग्राम में व्यक्त करोगे, उसी को हम बोल देंगे ग्राम परमाणु। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर ग्राम अणु की बात करें तो ग्राम अणु का मतलब क्या हो गया, ग्राम अणु भी आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए, मोल जो शब्द आ रहा था ना, मोल शब्द सबके लिए, परमाणु अणु आयन के लिए क्या था, बराबर था। लेकिन इसी मोल को तत्व के लिए अलग किया गया तो ग्राम परमाणु हो गया। अगर यौगिक के लिए होगा तो यौगिक में अणु था, ये हो गया ग्राम अणु। यानी अब किसी यौगिक के द्रव्यमान को किसमें व्यक्त करना होगा, ग्राम में। ध्यान दीजिए, जब किसी यौगिक के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करते हैं, जब किसी यौगिक के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे ग्राम अणु कहते हैं। ग्राम अणु का तात्पर्य हो गया, therefore 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम अणु बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1 मोल यौगिक। 1 मोल यौगिक। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको विचार किया CO2 लेने का, हमने बोल दिया 1 ग्राम अणु CO2। ध्यान दीजिए, CO2 यौगिक है ना, CO2 यौगिक है, तब यहाँ परमाणु शब्द का प्रयोग नहीं होगा, किसका होगा, अणु का। ये मोल जो था, मोल यौगिक में, तत्व में, आयन में, सब में मोल ही लिखा था। लेकिन अब तत्व के लिए मोल को अलग बोल दिया गया, क्या, ग्राम परमाणु। ग्राम परमाणु का मतलब भी मोले है, 1 ग्राम परमाणु मतलब 1 मोल, लेकिन वो तत्व है। परमाणु आया है तो केवल क्या है, तत्व है। लेकिन अगर वही आपसे बोल दिया ग्राम अणु, तो ग्राम अणु भी मोल ही है, लेकिन ग्राम अणु आया है तो यौगिक के लिए, यानी 1 मोल यौगिक के लिए हो गया। 1 ग्राम अणु मतलब 1 मोल यौगिक, राइट। और ये शब्दों को ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम अणु CO2 बोल रहा है, 1 ग्राम अणु CO2 का मतलब बराबर क्या हो गया, तो कार्बन देखो 12 ग्राम होता है और ऑक्सीजन 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, 16 दूनी कितना हो गया भैया, 32। तो 32 और 12 कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। 1 ग्राम अणु CO2 बराबर 44 ग्राम। तो 1 मोल CO2 बराबर भी तो 44 ग्राम होता है। अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 1 महीना पहले से, आपको मोल में
मॉलिक्यूलर मास निकालना बताए थे, वीडियो भी भेजिए, जो नए बच्चे आए अगर मेहनत करके पढ़े होंगे तो निकाल लेंगे। CO2, 1 मोल CO2 का मॉलिक्यूलर मास भी तो 44 से होता है, और ग्राम अणु भी कितना हो गया, 44 ही हो गया। यानी 1 ग्राम अणु CO2 का मतलब 1 मोल CO2 बराबर कितना हो गया, 44 ग्राम। कैसे, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32। अगर यही बात कर दे हम यहाँ पे कि भाई 5 ग्राम अणु CO2 बराबर क्या होगा, तो 5 ग्राम अणु CO2 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 44। 5 गुणे 44 मतलब 120 ग्राम, है ना, 120 नहीं 220 ग्राम, 220 ग्राम है, 44 5 220। तो 5 ग्राम अणु CO2 का मतलब 5 मोल CO2। 5 ग्राम अणु का मतलब हो गया 5 मोल CO2 का द्रव्यमान, किसमें, ग्राम में। सेम वही कहानी आयन में आएगी, क्या आएगी, उसको हम आगे बढ़ेंगे, इससे पहले इसको नोट कर लीजिए आपको। तो अगले में लिखिएगा ग्राम आयन। ग्राम आयन का मतलब आपको समझ में आ रहा है, जब भी हम लोग किसी आयन का मतलब धनायन या ऋणायन के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करेंगे तो उसे बोलेंगे ग्राम आयन, राइट। जब किसी धनायन या ऋणायन के द्रव्यमान को, जब किसी धनायन या ऋणायन के द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे ग्राम आयन कहते हैं, तो उसे ग्राम आयन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, therefore 1 ग्राम आयन बराबर 1 मोल आयन। अब कहिएगा कि सर इतना छोटा था तो आप वहीं पर नीचे कहां नहीं लिख दिए, बिकॉज बाबू वहां पे नीचे लिखने लायक नहीं था, क्योंकि इसके एग्जाम्पल बड़े होंगे, थोड़ा सस्पेंसिव है, बच्चे अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं तो उसमें वो डाउट में पड़ जाते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगा के कहां डाउट में पड़ जाते हो स्वयं से, वो आप बताने वाले हैं। 1 ग्राम आयन मतलब 1 मोल आयन। ये आयन धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है, धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है। देखिए समस्या क्या है, यहाँ पर कुछ धनायन ऋणायन शब्द है, आपने लिखा 1 ग्राम आयन Na+, आपने लिखा 1 ग्राम आयन Ca2+, आपने लिखा 1 ग्राम आयन NH4+, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। यानी आपने लिखा 1 ग्राम आयन, अब ऋणायन ले लेते हैं, है ना, आपने लिखा 1 ग्राम आयन Cl-, 1 ग्राम आयन SO4 सल्फेट समूह के ऊपर 2 माइनस होता है। अगर 10th में थोड़ा भी अगर आप लोग अम्ल क्षार पढ़े हैं तो लवण समूह के ऊपर कितना माइनस प्लस होता है ये बताए होंगे आपको सर। सल्फेट समूह के ऊपर 2 माइनस, ध्यान दीजिए 1 ग्राम आयन NO3 नाइट्रेट समूह के ऊपर कितना माइनस होता है, 1 माइनस, राइट। इतना एग्जांपल समझ लोगे तो काम हो जाएगा। लेकिन यहां से आते हैं, पहले अकेले तक तो फिर मिला के क्यों दिए, ध्यान दीजिए कि बराबर बराबर क्या लिखेंगे। सबसे बड़ी समस्या आपके पास क्या होती है कि आप जब प्लस माइनस देखते हो ना तो सोचने लगते हो कि द्रव्यमान इसका बदल जाएगा। द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, राइट। द्रव्यमान बदल गया अब तो आपका आंसर कुछ और आएगा। नहीं भाई, द्रव्यमान बदलने वाला नहीं है। क्या चीज बदलता है, प्लस माइनस होता है तो हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ही बताया था, क्या बदलता है, इलेक्ट्रॉन बदलता है।
अगर प्लस हुआ है तो उसका ना तो परमाणु संख्या बदलेगा, ना द्रव्यमान संख्या बदलेगा, ना प्रोटॉन बदलेगा, ना न्यूट्रॉन बदलेगा। बदलेगा तो केवल क्या बदलेगा? केवल इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है, तो जो भी परिवर्तन होगा केवल इलेक्ट्रॉन में होगा। अब ध्यान दीजिए, किसी भी तत्व को व्यक्त करना है, तत्व मान लीजिए कोई जेड है, इस जेड को अगर व्यक्त करना है, या मान लीजिए कोई दूसरा तत्व ए है, ए को हमको व्यक्त करना है, तो ए में कितनी चीजें होती हैं? 5 चीजें होती हैं। कौन कौन? एक होता है परमाणु संख्या जेड, द्रव्यमान संख्या ए, प्रोटॉन की संख्या पी, न्यूट्रॉन की संख्या एन और इलेक्ट्रॉन की संख्या ई। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व में इतनी 5 चीजें होती हैं। इस 5 चीजों में ये जो 4 हैं, यानी परमाणु संख्या, जेड किसका संकेत है? परमाणु संख्या, ए द्रव्यमान संख्या के, फर्स्ट डे या सेकंड डे में हम आपको बताया था, पी प्रोटॉन एन न्यूट्रॉन, ये जो है कभी भी बदलते नहीं है, वो प्लस बने या माइनस बने या उदासीन रहे, बदलने वाला क्या है? इलेक्ट्रॉन, राइट। यहाँ प्लस माइनस देखने से आपको ये नहीं सोचना है कि सोडियम का द्रव्यमान कुछ अलग है और Na के ऊपर प्लस आ गया तो द्रव्यमान अलग है, नहीं। प्लस आए या माइनस आए, कुछ भी आए, बदलेगा केवल इलेक्ट्रॉन, ना तो परमाणु संख्या बदलेगी, ना द्रव्यमान बदलेगा, ना प्रोटॉन ना न्यूट्रॉन। बात अपने दिमाग में रखिएगा, राइट। और कीजिए, कौन कौन नहीं बदलता है ये भी आपको बता दिए, केवल बदलता कौन है? इलेक्ट्रॉन बदलता है, राइट, ये चारों बदलते नहीं है। और कीजिए, Na+ आ गया, Na+ आ गया तो आप ध्यान दीजिए, तो आपसे पूछा सोडियम का परमाणु संख्या कितना? बोलिए 11। झटपट बोलिएगा कि ये सोडियम है भैया, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होगी? 11 होगी, है? और वो कोई बोल दे कि Na+ का परमाणु संख्या क्या होगा? अब प्लस देखकर आप भड़के हुए हैं कि भाई प्लस आ गया है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो इसकी परमाणु संख्या जितनी थी उतनी ही होगी। कितनी? 11। Na का भी 11 और Na+ का भी परमाणु संख्या 11 ही होगा, क्योंकि आपको बताया गया अभी परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो परमाणु उदासीन रहे या धनायन रहे या ऋणायन रहे, बात समझ लीजिएगा। और कीजिए, तो यहाँ पे Na+ आया, तो Na+ आया तो आपने बोला कि इसका द्रव्यमान हम क्या लिखे? तो भाई सोडियम का जो द्रव्यमान होता है वो लिखना है। सोडियम का कितना द्रव्यमान होता है? सोडियम का द्रव्यमान होता है 23, तो ये हो जाएगा 23 ग्राम। यहाँ Ca2+ आ गया, फिर Ca2+ आ गया, भड़कने की जरूरत नहीं है प्लस से, जो कैल्शियम का द्रव्यमान होता है वही होगा। हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं, कोई भी परमाणु जो है उसमें प्लस हो, माइनस हो या उदासीन हो, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वैल्यू नहीं बदलता है। बदलता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जब देगा तो प्लस, लेगा तो माइनस, जितना लेगा उतना माइनस, जितना देगा उतना प्लस। ये प्लस माइनस शो कर रहे हैं। ये Na+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, Ca2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन की ना संख्या घटेगी बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन थोड़ी लिखना है हमको, यहाँ पे तुमको क्या लिखना है? द्रव्यमान लिखना है। कैल्शियम का द्रव्यमान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40 ग्राम, ठीक है। ध्यान दीजिए, NH4+। अब वो कहेगा इसमें क्या करें? कुछ नहीं करना, आपको प्लस को देखना नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछना है। इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 4 है। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 को है तो 4 × 1 4, 14 4 18। NH4+, तो नाइट्रोजन 14 फिर हाइड्रोजन 4। Cl- का कितना होता है? 35.5 ग्राम, है ना? ध्यान दीजिए, SO4 2-, तो 2- से कोई मतलब नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लिया? ले लिया है, ऋणावेशित हो गया। द्रव्यमान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए, सल्फर होता है 32, ऑक्सीजन होता है 16, 16 चौके 64, 64 और 32, 64 + 32 बराबर 96 ग्राम। NO3-, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 और 14, 48 में 4 जोड़ो तो 52, 52 और 10 62 ग्राम। ये हुआ। अब एक शब्द हमको पढ़ना है, एटॉमिक मास यूनिट, AMU। ये जितना द्रव्यमान हम लोग लिखते हैं ग्राम वगैरह वगैरह में, ये AMU के सापेक्ष ही निकाला जाता है। तो AMU क्या चीज है वो समझिएगा। परमाणु द्रव्यमान इकाई,
हम लिख रहे हैं, हमारे साथ साथ लिखिएगा तो आपका भी रिटर्न होते रहेगा ना। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, मतलब इसे कहते हैं एएमयू। एएमयू, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट यानी एएमयू। परमाणु द्रव्यमान इकाई मतलब एएमयू। परमाणु द्रव्यमान इकाई वह संख्या है जो यह बताती है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई वह संख्या है जो यह बताती है कि कोई परमाणु C12 के एक परमाणु के भार के 1/12 भाग 1/12 भाग से कितना गुना परमाणु द्रव्यमान इकाई वह संख्या जो बताती है कि कोई परमाणु C12 के एक परमाणु के भार के 1/12 भाग से कितना गुना अधिक भारी है। तो एएमयू जो है, एएमयू तो एक संख्या है जो बता रही है कि कोई भी परमाणु है उसका भार C12 के वो परमाणु के भार के 1/12 भाग से कितना गुना ज्यादा है। तो इसको निकालेंगे कैसे हम, तो ध्यान दीजिए इसका गणितीय रूप होगा। एक एएमयू का वैल्यू आएगा, क्या आएगा वो देखिएगा। चूंकि एक मोल कार्बन, एक मोल C बराबर कितना होता है भैया, एक मोल C, यहाँ पे कौन से का यूज हुआ है, 12 का ना, मतलब इसका द्रव्यमान कितना है, 12 है। तो एक मोल C बराबर 12 ग्राम होगा। एक मोल C बराबर कितना होगा, 12 ग्राम होगा। और इस 12 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, एक मोल है ना, तो परमाणु कितने होंगे, एवोगाड्रो संख्या के बराबर। एवोगाड्रो संख्या मतलब 6.022 मल्टीपल 10 द पावर 23, मतलब ये बराबर हो गया 6.022 मल्टीपल 10 द पावर 23 परमाणु। कितने परमाणु हो गए भाई, परिभाषा में लिखेगा C12 के एक परमाणु के भार के एक परमाणु का भार निकालना है हमको, तब 1/12 भाग करना है अकॉर्डिंग टू। लेकिन यहाँ पे इतने परमाणु हैं, 6.022 मल्टीपल 10 द पावर 23 परमाणु है, किसके, कार्बन के। इनका द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम। और हमको निकालना कितना है, एक परमाणु का निकालना है। एक परमाणु का निकालने के बाद 1/12 भाग भी निकालना है, तब निकलेगा ये एएमयू। तो ध्यान दीजिए, चूंकि 6.022 मल्टीपल 10 द पावर 23 परमाणु बराबर कितना ग्राम हो गया, 12 ग्राम। यस, इतने परमाणु हैं जिनका द्रव्यमान कितना है, 12 ग्राम। तभी ना एक परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे भार। तो देखो एक परमाणु बराबर कितना हो जाएगा, एक परमाणु बराबर हो जाएगा 12/6.022 और पूरे 10 के पावर 23। बहुत सिंपल, 12 ऊपर रह जाए, ये नीचे आ गया एक परमाणु। अब ध्यान दीजिए, C12 के एक परमाणु के भार के 1/12 भाग। अब ये वो परमाणु पे खत्म नहीं होना है, उसका भी अब 1/12 भाग। ये तो एक परमाणु का हो गया। तो देयरफॉर 1/12 भाग यानी परमाणु, परमाणु में कहना एक परमाणु का 1/12 भाग, एक परमाणु का 12वां भाग निकालना पड़ेगा। 1/12 परमाणु बराबर, यानी ये हो गया 1 एएमयू। उसी को नाम बोलते हैं एएमयू, 1/12 भाग से कितना अधिक भारी है। तो ये C12 जो एक परमाणु का द्रव्यमान है उसका 1/12 भाग ही क्या कहलाता है, 1 एएमयू। तो ध्यान दीजिए 1/12 परमाणु मतलब 1 एएमयू बराबर क्या होगा, अरे भाई 1/12 से गुना हो जाएगा ना, 1/12 अगुणे 12/6.022 अगुणे 10 के पावर 23, 12 तो कट गया,
बराबर आ गया 1/6.022 गुणे 10 के पावर 23। अब देखो भाई लोग, ऊपर है 1, नीचे है 6.022। हम देखिए काम कर रहे हैं, ऊपर एक को 0 बढ़ा देते हैं, नीचे भी एक को 0 बढ़ा देते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगा हमें। ये यहाँ पे वो 0 रख देंगे तो यहाँ 23 है तो 23 क्या हो जाएगा 24, तो बराबर देखिए 10 कर दिया अपनी ओर से सरलीकरण विधि के लिए। अब बटा में 6.022 इसी तरह गुणे ऊपर एक 0 बढ़ाया तो नीचे भी बढ़ा दिया 10 के पावर 24। अगर कटा देंगे तो फिर उतना ही आ जाएगा। अब कहेगा क्यों सर ऐसा क्यों किए? इसलिए क्योंकि 10 में अब 6.022 से भागा दे दो तो आएगा 1.6605 लगभग, और बटा में ये 10 के पावर 24 ही रह जाएगा। अब बताइए ये 10 का पावर 24 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? ऊपर जाएगा तो इनवर्स फंक्शन अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा? माइनस में। ये तो मैथ में आप लोग पढ़े होंगे विलोम प्रतिलोम। तो ये हो जाएगा बराबर 1.6605 गुणे 10 के पावर -24। क्या 24? तो भाई मेरे यहाँ ग्राम लिखा था, यहाँ भी ग्राम था, यहाँ भी क्या था? ग्राम में था। ये ग्राम में आएगा, इसमें आएगा ग्राम में। तो देयरफॉर 1 AMU बराबर 1.6605 गुणे 10 के पावर -24 ग्राम। ये कांस्टेंट राशि हो गई, इसको याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम्स वगैरह में कांस्टेंट का वैल्यू पूछता भी है कि 1 AMU बराबर कितना होता है, राइट? तो 1 AMU बराबर कितना होता है इस बात को कैलकुलेट करके यहाँ बता दिया गया है। नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम में क्या क्या होता है ध्यान दीजिए। 1 नैनोमीटर NM, NM का मतलब होता है नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है भैया? 10 के पावर -9 मीटर, है ना? याद रखिएगा। अगर इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। यानी मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा ना। 100 से गुणा करेंगे तो 2 को पावर खत्म हो जाएगा।